नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर यह कहती है कि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अब सफाई सामने आ रही है और डीजीपी की नियुक्ति को लेकर गृह विभाग की सफाई सामने है। क्या है सफाई में यह कहा गया है कि फरवरी 2021 में 2 साल के लिए नियुक्ति हुई थी। मतलब यह कि फरवरी 2023 तक झारखंड के डीजीपी रहेंगे नीरज सिन्हा और कानून के मुताबिक हुई है नीरज सिन्हा की नियुक्ति, यह कहा गया है। और झारखंड सरकार का डीजीपी मामले में बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है। नीरज सिन्हा अभी आज रिटायर नहीं हो रहे हैं। नीरज सिन्हा की नियुक्ति है पूरे 2 साल के लिए और गृह विभाग ने न्यूज 18 के पास पत्र भेजा है। और 60 साल की उम्र के लिहाज से आज थी रिटायर होने की बात, लेकिन फरवरी 2023 में रिटायर होंगे नीरज सिन्हा। न्यूज 18 ने इस मामले में स्पष्टता के लिए सरकार से संपर्क किया था। बड़े अधिकारियों से पहले नहीं मिला था माकूल जवाब। गृह विभाग के संयुक्त सचिव के पत्र से यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अभी कुछ और वक्त है और जो दलीलें दी जा रही हैं, जो सफाई दी जा रही है, उसमें अब नई तारीख है फरवरी 2023। तो नीरज सिन्हा रिटायर नहीं हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, यह बड़ी खबर है और नीरज सिन्हा की नियुक्ति के अभी 2 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। तो गृह विभाग ने न्यूज 18 को जो पत्र है भेजा है, उसके हवाले से यह खबर लेकर हम सामने हैं। और संतोष कुमार, संपादक न्यूज 18 झारखंड, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संतोष जी, अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं डीजीपी महोदय, अभी 2023 फरवरी 2023 तक कार्यकाल है। अब जो कानून का हवाला दिया गया और जो ये कहा गया कि भाई ये सफाई के तौर पर जो पत्र, जो सवाल किया गया, उसके जवाब में जो कुछ आया, हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। इसे जरा और पुख्ता कीजिए। देखिए, आज जो उम्र 60 साल की उम्र होती है, उस लिहाज से आज रिटायर करने वाले थे और इसी को लेकर हम लोगों ने स्पष्टता जानने के लिए सारे बड़े अधिकारियों को संपर्क किया था। जो संपर्क के माध्यम होते हैं पत्रकारिता में, वो हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हमें वो स्पष्टता नहीं मिली। और इस वजह से आज, क्योंकि उनका आखिरी 31 जनवरी को आखिरी डेट था, लेकिन अभी जब गृह विभाग ने ये चिट्ठी लिखकर न्यूज 18 को ये बताया है कि अब वो रिटायर आज नहीं कर रहे हैं, वो उनका जो उन्होंने एक्सटेंशन दिया था वो 2 साल के लिए था और वो 2 साल के एक्सटेंशन की तरीके से वो फरवरी 2023 में रिटायर कर रहे हैं। तो ये स्पष्टीकरण अब आ जाने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि झारखंड के जो डीजीपी हैं वो 2023 में रिटायर कर रहे हैं। ये बात अगर पहले हम लोगों को पता चल जाती तो शायद हम लोग भी वही बात कहते, लेकिन स्पष्टता नहीं होने की वजह से, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, कोई बड़े अधिकारियों के नहीं बात करने की वजह से ऐसा हुआ। हम लोगों ने सबसे बड़े अधिकारी इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को भी संपर्क किया था, वहां से भी जानकारी नहीं मिली थी। हम लोगों ने पुलिस विभाग से भी जानकारी करने की कोशिश की थी, वहां से हम लोगों को स्पष्टता नहीं मिली थी। और इस वजह से हम लोगों ने वो जो उनकी उम्र 60 साल की उम्र, जो जिस दिन हर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर करता है, सिविल सर्विसेज के अधिकारी, वो उम्र हमने चलाया था। और अब जब ये लेटर आ गया है और ये स्पष्टता सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से, ये चिट्ठी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर से जो चिट्ठी आई है, उससे ये साफ हो जाता है कि नीरज सिन्हा अब आज की तारीख में रिटायर्ड नहीं कर रहे हैं। संतोष जी, आपने कहा कम्युनिकेशन गैप, इस गैप को तैयार किया गया था, बनाया गया था, या फिर यह गैप चलता आ रहा है? यह गैप हो कहां से गया? यह खबर क्यों नहीं लगी? और जहां तक बात है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इस मसले में पारदर्शिता क्यों नहीं हुई? यह पूरा मामला ट्रांसलूसेंट क्यों हो गया? नहीं, देखिए, अब ये तो सरकार का अपना ये है कि वो किस तरीके से, लेकिन ये सिस्टम का अपना देखना होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने जो तरीके थे, हमने कोई भी खबर को हमारे पास जो आती है, हम हर खबर को क्रॉस चेक करते हैं। हर खबर के लिए हम एक अपने कंफर्मेशन के लिए कम से कम 2 माध्यम जरूर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कंफर्म हो और जब हम अपने दर्शकों को बताएं तो वो कंफर्म्ड खबर बताएं। लेकिन यहां पर भी हम लोगों ने इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या स्पष्टता क्या है, क्या वो अपने जो एक नेचुरल रिटायरमेंट का डेट है, वो नेचुरल रिटायरमेंट में वो 60 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं या फिर कुछ और है। लेकिन हमारे को जानकारी नहीं मिल पाई और जब जानकारी नहीं मिली तो उसके मुताबिक हमने जो नेचुरल रिटायरमेंट जो इनके जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसी दिन इनके रिटायरमेंट की भी तारीख तय हो जाती है। तो उसके आधार पे हमने आज का इनका जो आखिरी डेट
रिटायरमेंट का था। संतोष जी जरा एक मिनट ठहरिएगा। संजय सेठ जी हैं, रांची से बीजेपी के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय सेठ जी, ये पूरा प्रकरण सामने है। अब जो जवाब आया है न्यूज 18 के पत्र पर, जो जवाब आया है, तो गृह मंत्रालय ने ये जवाब दिया है कि जो डीजीपी महोदय हैं वो फरवरी 2023 तक बने रहेंगे। यानी कि जो ये अभी चल रही थी बात की ये रिटायर कर जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं थी। तो आप इसे किस तौर पर देख रहे हैं बीजेपी सांसद के नजरिए से? देखो, अब ये तो राज्य का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। जनता सिर्फ मजबूत कानून व्यवस्था चाहती है और ये पूरी तरह राज्य के अधीन है। राज्य कैसा सोचती है, मुख्यमंत्री कैसा सोचते हैं और कैसे कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। डीजीपी कौन होता है, ये उनका लुकआउट है। जनता का, हम सबका है कि हम सबको सुरक्षा की गारंटी और राज्य में अमन चैन। जी जी, तो रांची से बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि क्या किस तरीके से डीजीपी क्या करते हैं, डीजीपी का जो एक व्यक्तित्व होता है वो किस तरीके से काम करता है, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की होती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो गृह विभाग ने न्यूज 18 को जो पत्र भेजा उसके हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 60 साल के लिहाज से आज रिटायरमेंट की बात थी, लेकिन तो फरवरी 2023 में अब नीरज सिन्हा रिटायर होंगे। संतोष जी हमारे साथ बने हुए, लगातार हम कॉल्स ले रहे हैं और हम पॉलिटिकल पार्टीज से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं संतोष जी, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आज नीरज सिन्हा नहीं रिटायर हो रहे हैं, इस बारे में क्या उन्हें भी खबर है, या फिर जो नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो एक माहौल बन रहा था उसे लेकर क्या कुछ खबर है। हालांकि संजय सेठ ने इतना जरूर कहा कि डीजीपी के पास जो रोल हैं या फिर उनका जो एक व्यक्तित्व है, किस तरीके से इस पद को लेकर सामने आता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये खबर हमने चलाई, प्रमुखता से चलाई, और जवाब लेने की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि रिटायरमेंट की जो एज है वो हमारे सामने थी। अब यह था कि भाई अगला कौन होगा, हम तो यही पता करने चले थे। जवाब जो आया उसके बाद हमें यह पता चला कि अब फरवरी 2023 की बात, फिर ट्रांसपेरेंसी वाली बात सामने आती है। इसके आगे क्या संतोष जी खबर है? देखिए, कई सारी चीजें हैं जो डीजीपी हैं वो उनको भी मालूम होगा, क्योंकि ये राज्य की तरफ से कम्युनिकेशन होता है। सरकार और बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, तो उनको कम्युनिकेशन बिल्कुल होगा। लेकिन ये कम्युनिकेशन अगर सार्वजनिक हो जाती, ये कम्युनिकेशन अगर सबको जिस तरीके से सरकार के हर छोटे बड़े काम को लेकर भी हमारे साथ बने हुए हमारे साथ फोन लाइन पर। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो एक एक्सटेंशन वाली जो बात सामने आई है, तो हम जानना चाहते हैं कि कानून क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, और रिटायरमेंट की एज और उसके बाद का एक्सटेंशन, ये नियम कानून क्या है, जरा हम जानना चाहते हैं आपसे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, कल भी मैंने बताया था जी कि कोई भी डीजीपी का अपॉइंटमेंट करने से पहले उस स्टेट के कम से कम 3 जो आईपीएस ऑफिसर है सीनियर मोस्ट, और वरीयता के आधार पर उनका नाम स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी को भेजेंगे, और उनकी सर्विस कम से कम 2 साल बची होनी चाहिए जी। और वो उसके भेजने के 3, जब नियुक्ति चाहिए होती है उससे 3 महीने पहले नाम भेजे जाएंगे जी। फिर वो यूपीएससी में स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनको रिकमेंडेशन एमएचए में भेजी जाएगी जी। और उसके बाद उन्हीं का अपॉइंटमेंट होगा। जिसकी सर्विस अगर 2 साल नहीं बची है, 2 सवा 2 साल नहीं बची है जी, उनका नाम इसमें रिकमेंड नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संतोष जी, आपने सुना क्या कहा इन्होंने, राव साहब ने? उन्होंने कहा कि कम से कम 2 साल की अवधि जो है वो रिटायरमेंट की बची होनी चाहिए, उस समय से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस नियम कानून के बारे में तो चलिए हमें भी कई जानकारियां जो अभी तक नहीं थी वो होनी शुरू हो गई हैं। आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, अब जब झारखंड के गृह विभाग ने चिट्ठी लिखकर ये स्पष्ट कर दिया है, तो इससे तो ये साफ हो गया है कि अब जो वर्तमान में डीजीपी हैं वो अपने नेचुरल जो उनका रिटायरमेंट का डेट है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन ही तय हो जाती है कि आप किस तारीख को आप रिटायर कर रहे हैं, वो उस तारीख को रिटायर नहीं कर रहे हैं। अब वो उनका जो रिटायरमेंट का डेट है वो एक्सटेंशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है उसको कंसीडर किया गया है और वो उस तरीके से है। यहाँ और भी चीजें हैं जो आप अगर देखेंगे पीछे जाकर, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला
चल रहा था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर की तारीख को ये पूछा था इनकी तरफ से कि आखिर किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। विवाद एक और भी हो गया था, और वो विवाद ये था कि यूपीएससी ने जो पैनल भेजा था उस पैनल में 3 नाम थे, जिनमें केएन चौबे का नाम था जो डीजीपी थे, और 11 महीने के बाद वो रिटायर कर गए। उनके रिटायरमेंट के बाद फिर एमवी राव को डीजीपी बनाया गया था। एमवी राव के डीजीपी प्रभारी डीजीपी थे, और उनके बाद ये नीरज सिन्हा जी आए। नीरज सिन्हा जी का नाम उन 3 जो यूपीएससी की लिस्ट में नाम था उसमें एक नाम था। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था, ये इंटरप्रेट करा जा रहा था कि यूपीएससी के लिस्ट में जो नाम है उस वही नाम में से एक को बनाया है, तो टेक्निकली सही है। अब ये इंटरप्रिटेशन की बात है, ये तो आप कोर्ट को तय करना है इन सब चीजों को। लेकिन कुल मिलाकर हमारे को जो अभी स्पष्टता है उस स्पष्टता और जो चिट्ठी आई है गृह विभाग की तरफ से, उस चिट्ठी के मुताबिक अब ये रिटायर आज नहीं कर रहे हैं, और इनके रिटायरमेंट बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी जानकारी संतोष जी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सफाई सामने आई गृह मंत्रालय की तरफ से। जो पत्र आया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि नई डेट क्या है, तो ये फरवरी 2023 में तक इनकी अवधि है, तब तक ये बने रहेंगे। आगे बढ़ते खबरों में, कामयाबी मिली है गढ़वा पुलिस को। यह बड़ी कामयाबी है क्योंकि भाकपा माओवादी सुशील कुमार राम अपने साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, और खबर यह है कि लातेहार और गढ़वा में इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। तो ये तस्वीरें सफलता की तस्वीरें हैं, और कई असलहे मिले, कई सामान मिले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी सुशील कुमार राम अपने साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके ऊपर लातेहार और गढ़वा में कई मामले दर्ज हैं। हालांकि यह गिरफ्तारी सिर्फ इस नक्सली की नहीं, बल्कि इसके साथ कई सामान भी मिले हैं, और पुलिस फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है। कांडी थाने की संयुक्त टीम बनाकर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान सुशील राम नाम का जो अपराध कर्मी है उसको गिरफ्तार किया गया, और साथ में दशरथ राम को गिरफ्तार किया गया। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। और रांची के मोरहाबादी में फुटकर दुकानों को बंद करा दिया गया, जिसे लेकर 3 दिन से सभी वेंडर धरने पर हैं, और अब कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं, क्योंकि कई वेंडरों के घरों में अब चूल्हा नहीं चल पा रहा। दुकानदारों का यह कहना है कि प्रशासन का निर्णय कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि सभी दुकानदार ईमानदारी से काम करते हैं और वे गोली चलाने वाले नहीं हैं। हम लोग परिवार चलाने वाले हैं, हम लोग गोली चलाने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद अगर गोली चलन की घटना हुई है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी हुई है, होटल ताज में गोलीबारी हुई है। होटल ताज बंद नहीं किया गया, कोई कोर्ट परिसर बंद नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल अतार्किक है, और मुझे लगता है कि जो हुक्मरान है यहाँ पे, जो तानाशाही नीति अपनाते हैं, जो अफसर हैं, वो गलत फीडबैक दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को या फिर अपने आला अधिकारियों को। इस कारण से जो तानाशाही रवैया जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है। इधर रांची के मोरहाबादी के दुकानदार धरने पर बैठे हुए हैं, और इसके समर्थन में नगर निगम के जनप्रतिनिधि भी उतर आए हैं। रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय का कहना है कि इस तरह का फरमान गलत है, और निगम को अपने इस फैसले पर विचार करना होगा और इस निर्णय को वापस लेना होगा, क्योंकि वहां दुकान लगाने वालों का पूरा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। पैसे को बैंक ने लोन में दिया रोजगार करने के लिए, रोजगार सरकार ने बंद करा दिया। आज के दिन उनका एक तो पेट नहीं पल रहा, दूसरा वो बैंक का ब्याज के लिए भी मोहताज हो गए। कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब करने की मुझे तो लगता है कि साजिश चल रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी में हुई गैंगवार की वारदात में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रांची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। शूटआउट में शामिल 2 शूटरों समेत 3 अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा और इसके साथ कई कारतूस उन्हें मिले हैं। शूटर ज्ञान रंजन और संदीप उर्ग आशु हैं। वहीं वारदात के वक्त बाइक में सोनू कुरैशी भी शूटआउट में शामिल था। गिरफ्तार रविश अपराधियों को रहने की जगह और इसके साथ अन्य सामान मुहैया कराने का काम कर रहा था, और इस पूरे मामले में बिट्टू खान रेकी करने का काम किया करता था, और जिस जमीन को लेकर दोनों गिरोहों में तकरार हुई उस जमीन की डील में बिट्टू खान का अहम रोल है। और इस गैंगवार में पकड़े गए सभी आरोपियों का ताल्लुक लवकुश शर्मा से है, और कालू को रास्ते से हटाने के लिए इस शूटआउट की वारदात को अंजाम देने के लिए 1.5 लाख रुपए के साथ सभी को रांची में जमीन देने का भी लालच दिया गया था। रिकवरी का था, जो आपने देखा होगा 2 मोटरसाइकिल पे 5 लोग थे। उसमें जो है ज्ञान रंजन, संदीप,
सोनू कुरैशी, इन तीनों की अरेस्टिंग हुई है जो उस रोड में थे। साथ ही रवीश भारद्वाज नाम का व्यक्ति था जो पूरे प्लानिंग में इन लोगों के साथ दिया था, कांड का कैसे अंजाम दिया जाए, कहाँ पे इन लोगों को रुकाया जाए, कहाँ पे ठहराया जाए, रूट किस से दिया जाए, कैसे इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले में दिया जाए। और साथ ही बिट्टू खान जो कि तथाकथित जमीन को लेकर इशू था, जिस तथाकथित लैंड को लेकर, जिसमें कि दो गैंगस्टर के बीच का इशू आ रहा था, तो कहीं न कहीं बिट्टू खान का एसोसिएशन लैंड से रहा है। कुल मिला के अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा आप देख पा रहे होंगे, पिस्टल राउंड्स, और जो आपने बाइक देखा होगा, बाइक की रिकवरी हो गई है। और खबर आ रही है कि रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रालय विभागवार बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि का विवरण, योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश और व्यय की स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस में 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की घर वापसी हो गई। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल राजनीति के तहत लंबे समय से वेटिंग फॉर लिस्ट में शामिल सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचु को गले लगा लिया है। झारखंड कांग्रेस ने अपने 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की गलती माफ कर फिर से अपना लिया है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मिलन कार्यक्रम में कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने घर वापसी की। कांग्रेस की इस राजनीति को डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचु की घर वापसी हुई है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ ही पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। जो हमारी गठबंधन की सरकार है, जो वादे हमने जनता के साथ किए हैं हमारे मैनिफेस्टो में, उसको सफलतम पूरा करने के लिए एक मजबूत संगठन को और मजबूत बनाने के लिए उनका स्वागत करते हुए उस पर उनका सहयोग मिले, इस चीज की हम सब कामना करते हैं। मैं औपचारिक रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करता हूं और वे पुष्पहार द्वारा उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस में घर वापसी के दौरान दोनों ही नेता काफी भावुक नजर आए। किसी ने 2 साल के वनवास का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस से बिछड़ने के बाद पता चला कि इस परिवार का प्यार क्या था, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि उनके परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी में कांग्रेस का डीएनए है। अब जब कभी भी उनकी शव यात्रा निकलेगी, कांग्रेस का झंडा साथ होगा। जो भूल हुई थी उसके लिए दोनों नेताओं ने माफी मांगते हुए संगठन को बढ़ाने का वादा किया। दुबे जी और हमारे साथी आज एक साथ दोनों पुनः इस कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, सुखदेव भगत जी। सबसे पहले तो मैं अविनाश जी का और आला कमान का विशेष धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हम पुनः कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। मेरे लिए आज अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि परिस्थिति जन्य जो मैंने राजनीतिक भूल की थी, आज उस भूल को सुधारने का हमारे प्रभारी सह प्रभारी के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, सीएलपी के माध्यम से, डॉक्टर अजय जी के माध्यम से सुधारने का अवसर मिला है। झारखंड कांग्रेस ने अपने एक पूर्व प्रभारी को खोकर 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की घर वापसी कर ली है। इस नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की सफल रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि इन 2 नेताओं की घर वापसी से संगठन पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगा। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।